ठीक है जी, ठीक है। हाँ, थोड़ी लेट अपलोड हुई थी किसी पर्टिकुलर पेज में, तो बट आसान सी थी, कर सकते हो। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, तो चलिए। तो यहां तक हम कर ही चुके थे लास्ट टाइम। पीएच, अगर टेम्परेचर चेंज करने पर हमने देखा था कि पीएच चेंज हो जाती है। और फिर एक क्वेश्चन भी मैंने चीज अपलोड हुई है, ठीक है, तो मुझे मत बताओ। अच्छा, जिसको लग रहा है कि नहीं अपलोड हुई, वो अपना बेच का नाम डिटेल लिखे। जिसको लगता नहीं हुआ तो वो अपना बेच का नाम पूरा, जो भी बेच का नाम है वो पूरा लिखे, आधा अधूरा ना लिखे। ध्यान रखना। ताकि मैं और चेक करवा लूं उसको। बाकी अगर किसी के भी पर्टिकुलर बेच में अपलोड नहीं हुई है तो पूरा डिटेल में लिखे कि बेच कौन सा था। ठीक है, तो देखना कमेंट। चलो, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बता दो। फाइंड वेदर the given parameter increases, decreases or remains same if temperature of pure water increases। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा, कौन सा पैरामीटर कम होगा। अब आप सोच के बताओ कि क्या चेंज होने वाला है। तो पीएच, एच प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीओएच भी कम होगा। केडब्ल्यू बढ़ रहा है तो पीकेडब्ल्यू भी कम होगा। और पीएच प्लस पीओएच का सम क्या होता है, पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू कम हो रहा है तो पीएच प्लस पीओएच का सम भी कम होगा। यानी सारे पैरामीटर्स डिक्रीज करने वाले हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑल 4 पैरामीटर्स विल डिक्रीज। ठीक है जी, ध्यान रखना इसका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन वन वाला क्वेश्चन कह सकते हो। बट इसमें दो चीजें हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एच पीएच बढ़ती है तो पीओएच कम होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीएच प्लस पीओएच का सम फिक्स होता है, 14 होता है। फिर उसमें से एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ये आप कह सकते हो। ठीक है याशिका, मैं चेक करवा लेता हूं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि वाटर किससे डिसोसिएट होता है, पानी में H+
प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। लेकिन अब अगर आप पानी में कोई और सब्सटेंस डालते हो, यानी कोई सब्सटेंस आप डालते हो, तो हो सकता है उसके कारण पानी में H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन बदल जाए, या तो H प्लस OH आयन से ज्यादा हो सकते हैं या OH आयन H प्लस से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जिससे सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है उनको बोला जाता है एसिड, जिससे बेसिक हो जाता है उनको हम बोलते हैं बेस। तो अगर पानी में हम कोई एसिड या बेस डाल रहे हैं तो उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब हमें देखना है। लेकिन अब यहां क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में। जब आप पानी में एसिड या बेस डालते हो तो होता क्या है, एक तो एसिड या बेस H प्लस या OH आयन देता है, और पानी से ऑलरेडी H प्लस या OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी H प्लस और OH आयन जो है तो क्योंकि अब H प्लस और OH आयन दो रिएक्शन से आ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हमें दोनों रिएक्शन को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ लगा सकते हो, उसके बाद बताओ आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर वो अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन अब ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये देखिए सब नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। तो नंबर्स का आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होगी तो क्या अप्रोक्सीमेशन होगा, कंसंट्रेशन इतनी होगी तो क्या अप्रोक्सीमेशन होगा, कंसंट्रेशन चेंज होने पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होने पर ही अप्रोक्सीमेशन बदलते हैं, अप्रोक्सीमेशन फिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा नंबर्स पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो बहुत बार मेरी लैंग्वेज में नंबर्स अच्छे खासे यूज होंगे। अब देखो जब नंबर्स यूज होते हैं ना तो सेंटेंस कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं कि सर ने अभी क्या नंबर बोला। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ढंग से नंबर्स को सुनना। बट पहले मैं इसको और आसान बनाने के लिए आपको क्या बता रहा हूँ कि टोटल कितने केसेस है जहां हम पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कौन कौन से केसेस है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो एक काम करिए, फुल चार्ट आपको बनाना है अब यहां पर। यस, हेडिंग डाल दीजिए पीएच कैलकुलेशन, और ये पूरा चार्ट जो आप यहां देख रहे हो वो आपको बनाना है। दिस इज पीएच कैलकुलेशन। तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली एसिड और बेस। ओनली एसिड और बेस कह सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, इसमें अभी और केसेस आएंगे। सेकंड पार्ट, इवन पानी में जब आप सॉल्ट्स डालते हो तो आपको ये भी पता है कि कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं, वो भी सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक बना देते हैं। तो सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्ट है तो उससे पीएच कैसे निकालनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट, किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस के साथ, सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस प्लस सॉल्ट, इसको आगे चल के हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। इसको आगे हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। इसमें पीएच कैसे निकलेगी ये हमें देखना है। यानी सिंपली पानी में एसिड या बेस डाल दिया, एक सिंपली पानी में क्या डाला, सॉल्ट, और तीसरे पार्ट में एसिड और बेस के साथ सॉल्ट, दोनों दो सब्सटेंस एक साथ डाले, तो पीएच कैसे निकालनी है। तो ये तीन पार्ट है जहां पर हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। हर एक के सब पार्ट्स भी है। अभी मैंने केवल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में और कितने केसेस बन रहे हैं वो बता रहा हूं, क्योंकि इनके केसेस क्या बनेंगे ये पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जगह छोड़ दीजिए, बाद में ये केसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बट अभी जगह छोड़ दीजिए। इसके नीचे इतनी सारी नहीं, एक एक यूं मान लीजिए, इसके नीचे कुछ मैं आपको बता दूं, टोटल 6 केसेस बनेंगे, और इसके नीचे भी इस तरह से कुछ और केसेस यहां बनेंगे। ठीक है, तो ये फुल पेज यूज करो। आपको ये पता होना चाहिए कि
टोटल कितने केसेस बनने वाले हैं, तभी आपको अप्रोक्सीमेशन याद रहेंगे। अच्छा इस केस में ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिखिए। वो शीट देखना। याशिता, आपके पर्टिकुलर बेच में मैंने चेक करवाया, शीट अपलोडेड है। डीपीपी पीडीएफ वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जाके देखिए, शीट इज अपलोडेड। ओके, तो अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में दो केसेस बन रहे हैं, या तो सॉल्यूशन में केवल एक एसिड या एक बेस हो। इसके दो पार्ट, ओनली वन एसिड और बेस, या तो एक एसिड या एक बेस। दूसरा पार्ट इसी में ही आता है कि मोर देन वन एसिड और बेस, यानी एक से ज्यादा एसिड या बेस हो तो क्या होगा, इसके भी केसेस बनेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसमें आगे तीन केसेस आएंगे। मोर देन वन एसिड और बेस में तीन केसेस बनेंगे। वो तीन कैसे बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब अगर सॉल्यूशन में केवल एक ही एसिड और एक ही बेस है, तो वो एसिड पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है और मोनोप्रोटिक भी हो सकता है। मोनोप्रोटिक मतलब वो मैक्सिमम एक ही H प्लस आयन दे सकता है, यानी जिसकी बेसिसिटी कितनी हो 1। और पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज्यादा H प्लस आयन दे सकते हैं, जैसे H2SO4, H3PO4, इन्हें बोला जाता है पॉलीप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। मोनोप्रोटिक के अंदर फिर से दो केसेस बनते हैं भाई, मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड, मोनोप्रोटिक वीक एसिड। जैसे HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, तो मोनोप्रोटिक के फिर से दो केसेस बनेंगे। और मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड में हम देख रहे हैं कि फिर से दो केसेस बनते हैं, और वीक के केस में तीन केसेस बनते हैं। ये क्या बनेंगे अभी ये मैं आपको बताऊंगा। देखो एक लिमिट के बाद आप कहोगे कि सर इसके वो केसेस आगे जब चलेंगे तब बताऊंगा। हाँ बट कह सकते हो मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग में दो केसेस होंगे, मोनोप्रोटिक वीक के तीन केसेस होंगे, पॉलीप्रोटिक के तीन केसेस होंगे। मोर देन वन एसिड और बेस, अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेस है तो उसके तीन केसेस बनेंगे। सॉल्ट के 6 केसेस बनेंगे। बफर के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतने सारे अलग अलग केसेस। हाँ, अब आपको सोच इतने सारे केसेस, बिल्कुल इतने सारे केसेस है, लेकिन इसी को अच्छी तरह से अगर मैं पुट करूं तो बात आप ये कह सकते हो, यहाँ 2 3 5 3 8 3 11, यहाँ पर आप कुछ और ऐड कर लो 17। इतने टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर इस एंगल से देखो तो हाँ, इतनी तरह की क्वेश्चंस आपको ढंग से आने चाहिए भाई। 17 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ढंग से पता होने चाहिए, तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें तीन केसेस, यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ दो। यस, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि कहाँ दो केसेस है, कहाँ तीन है, कहाँ पांच है, कहाँ छह है, वो सब याद होना चाहिए। जल्दी से ये अच्छी तरह से चार्ट बना लो। बिल्कुल अलग है, ये अलग है, यहाँ पर अलग तरह से सोचना है, यहाँ अलग तरह से सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। किसी ने लिखा चक्कर आने लगे, वाह बेटा। हम्म। कुछ लोगों को पता है क्या आता है, बुर्ज खलीफा के ऊपर जाने में ही चक्कर आने लगते हैं, और कुछ लोग बुर्ज बुर्ज खलीफा बना देते हैं। सीधी डिफरेंस। कुछ लोगों को दूर से बुर्ज खलीफा देख के ही चक्कर आ जाते हैं, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और कुछ
लोग ऐसे हैं जो बुर्ज खलीफा बना देते हैं, कुछ लोग बुर्ज खलीफा बनाने की सोच लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यार इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, वो सोचना बड़ी बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने से चार्ट में ही चक्कर आने लगते हैं भाई लोग। नहीं, डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है। ये सब थॉट का डिफरेंस है। एक क्या होता है, अरे सर इतने से ही केसेस है। क्या स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक बेस, pH of a solution containing strong monoprotic acid or monohydroxic base। देखो वहां जगह कम की थी तो मैंने केवल मोनोप्रोटिक ही लिखा, लेकिन यहां पर मैंने दोनों वर्ड्स लिखे, मोनोप्रोटिक और मोनोहाइड्रोक्सिक। हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, जो एसिड या बेस आप डाल रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 m से ज्यादा है, तो आप वाटर के कारण जो H+ आयन आ रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब आप अभी ये मत सोचना कि सर ये कंडीशन कहां से आई, वो सब समझ में आपको भी आएगी, बट अभी आप केवल इसको नोट करो कि हाँ ये कंडीशन है जिसको मुझे याद रखना है। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही बोलोगे, केवल ग्रेटर देन नहीं बोलोगे। तो अगर ये कंडीशन है तो H+ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। पानी के कारण H+ आयन कंसेंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब सॉल्यूशन में H+ आयन केवल किसके कारण आ रहे हैं, एसिड और बेस के कारण आ रहे हैं, एसिड और बेस के कारण आ रहे हैं। और हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब 100% आयोनाइज होते हैं। तो बाय दी वे अगर मैं आपसे कह दूं कि HCl की कंसंट्रेशन है C, तो आप कह सकते हो सर H+ आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी। जो HNO3 की कंसंट्रेशन है वही H+ की कंसंट्रेशन, जो KOH की कंसंट्रेशन है वही OH आयन की कंसंट्रेशन है। HCl, HNO3, KOH, NaOH ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इन सब का अल्फा 1 होता है। तो आपको एसिड की कंसंट्रेशन पता है तो H+ की कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन पता चल गई तो हम यहाँ से pH भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जैसे ही लिख लिया हो तो खट से बोल दो यस सर, डन डन, लिख लिया है, लिख लिया है, या ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। न्यूट्रल क्यों रहेगा बेटा, एसिड डालोगे तो एसिडिक हो जाएगा, बेस डालोगे तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन अब आता है दूसरा केस, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम हो। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये सारा डिस्कशन हम जब कर रहे हैं तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है,
प्योर वाटर की पीएच 7 है। अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया फिर ये डेटा काम नहीं आएगा, किसी और टेम्परेचर पर काम नहीं आएगा। ध्यान रखना है, ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है। तो सेकंड केस पर आते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10 raised to power -6, यहां लेस देन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, ध्यान रखना। H प्लस ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, पानी के कारण H प्लस आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्या होगा, जो एसिड आपने डाला है वो भी H प्लस आयन दे रहा है, जो पानी है वो भी H प्लस आयन दे रहा है। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पानी से भी आएगी, एसिड से भी आएगी। तो कह सकते हो कि एक X दूसरे से Y, तो टोटल हो गया X प्लस वाई। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि पानी से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं, पानी से H प्लस आयन कितने आएंगे ये आपको बताना है। टेम्परेचर में आपको बता ही चुका हूं 25 डिग्री सेल्सियस। तो एसिड से H प्लस आयन पता है, पानी से H प्लस आयन कितने आएंगे। बताइए बताइए। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुतों का कहना कि सर पानी से H प्लस आयन कितने आएंगे, 10⁻⁻⁷। बट ये आंसर गलत है। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर है, तो वो आयोनाइज होकर H प्लस और OH आयन कितने देता है, 10⁻⁷। लेकिन अब आपने पानी में क्या डाल दिया, एसिड। तो पानी भी H प्लस आयन दे रहा है, वाटर भी H प्लस आयन दे रहा है, तो सॉरी एसिड भी H प्लस आयन दे रहा है, वाटर भी H प्लस आयन दे रहा है। तो दोनों पर क्या लगेगा, एसिड का वाटर पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। यानी अब पानी उतना आयोनाइज नहीं होगा जितना प्योर वाटर आयोनाइज हो रहा है, एसिड डालने पर पानी उतना आयोनाइज नहीं होगा। तो कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पानी में आपने जो एसिड डाला है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C। तो देखिए ये तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो 100% आयोनाइज होगा। तो इस HCl के कारण H प्लस आयन कितने आ गए, C। लेकिन अब पानी भी आयोनाइज होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो पानी से H प्लस आयन कितने आ गए, X। तो OH आयन भी टोटल कितने होंगे, X। लेकिन अब कंटेनर में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितने होंगे, C प्लस X। C जो एसिड से आया है, X जो पानी से आया है। अब हमें यहाँ पर C तो पता है, लेकिन X के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। X कैसे पता चलेगा, तो H2O का हमें आयनिक प्रोडक्ट पता है, KW की वैल्यू पता है, जो कि कितनी होती है, 10⁻⁻14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन की कंसेंट्रेशन। तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, H प्लस की। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, OH आयन की। अब एक क्वाड्रेटिक यहाँ पर बनेगी, जिस और क्वाड्रेटिक से आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बट ये ध्यान रखना, X आपका फाइनल आंसर नहीं है। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो फाइनली होगी वो X नहीं, C प्लस X है। क्या है वो, C प्लस X है। अभी मैं इसी पर क्वेश्चन देने वाला हूं, बट पूरी अप्रोच मैंने आपको बता दी। अब कुछ नहीं है, कभी ये कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 होगी, कभी -7, कभी -8, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। कंसंट्रेशन बदलती जाएगी, बस अप्रोच वही रहेगी, बट बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला केस कब आएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा। अब 10⁻⁶ से कम मतलब 5 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷, 7 इंटू 10⁻⁷, 7 या और भी कुछ डेटा यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बढ़े। पुष्पक ने इसका कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा बेटा, चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने आपको दो केसेस बताए, केस 1, केस 2। केस 1 में वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो गया, केस 2 में वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है।
क्वेश्चन केस 1 का होगा या केस 2 का होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इससे डिसाइड। तो अभिराज कुछ 15 स्लाइड्स हो चुकी है ऑलरेडी। तुम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हुए हो, ठीक है? तो 15-16 स्लाइड्स हो चुकी है। हम्म। बाकी जनता को सब समझ में आ रहा है कि सर ने क्या जवाब दिया है। बेटा मैं भी कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, क्या करो? कुछ लोगों को सीधी बातें कम समझ में आती तो उनको उल्टी तरह से ही समझाना चाहिए। जब आप चाहो कि कोई आपसे कुछ क्वेश्चन ना पूछे और फिर भी कोई नहीं मानता तो फिर उसको गलत जवाब देने लग जाओ, फिर उसको गलत जवाब देने लग जाओ, तो वो अपने आप ही पूछना छोड़ देगा। नहीं, और क्या करोगे भाई? आप पता चले यार ये तो गलत जवाब देगा तो क्वेश्चन पूछना छोड़ देगा। ये एक, या तो आप बार बार बोलोगे नहीं मुझसे ये बात मुझसे मत पूछो, ये मुझसे मत पूछो, लेकिन लग रहा है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है तो गलत जवाब दे। चलिए, बहुतों के आंसर्स आ चुके हैं। तो देखिए पहले 3 पार्ट के आंसर में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया है। भैया आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। बेटा अभिराज कह रहा आई पेन हो रहा था तो ऐसा। अच्छा किसी दिन ट्रेन कहीं कहीं जाना और मान लो तुम्हारे आंखों में पेन हो गया तो ट्रेन को कहोगे कि थोड़ी देर रुक जा भैया, मैं आया नहीं अभी तक? ट्रेन रोक देगा कोई तुम्हारे लिए? नहीं, ये अच्छा मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, रुको ट्रेन को 5 मिनट और रोक दो यार, मैं लेट हो जाऊं, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं, या ट्रेन निकल गई तो वापस पीछे आ जाओ। भैया तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है। समझ में ही बात? चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बहुत आसान है। कंसंट्रेशन फॉर्मूले क्या लगेंगे? पी एच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो ये 10⁻⁻1, तो पीएच फर्स्ट पार्ट की कितनी हो जाएगी? 1। सेकंड पार्ट की पीएच कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन थर्ड पार्ट की पीएच नहीं, पीओएच 5 है। थर्ड पार्ट की पीएच नहीं एनएओएच है, तो यहां से पीओएच आएगा भाई लोगों। पीओएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH ion concentration and which is 5, तो pH इक्वल्स टू 9। लेकिन इन तीनों पार्ट में हमने वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है इसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन यहां पर वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी ये केस 2 हो गया। यहां पर आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वाटर से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं। क्या वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁻7, यहां से भी 10⁻⁻7, तो क्या ऐसा बोल दूं कि टोटल H प्लस आयन 2 इंटू 10⁻⁻7? नहीं, कि वाटर से जो H प्लस आयन आएंगे वो कम आएंगे, क्योंकि HCl का क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। HCl का क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बता दूं मैं आपको, √5 वाली टर्म आएगी। वैसे √5 एग्जैक्टली देखो तो 2.236 ऐसे कुछ होता है समथिंग, बट चलिए इसको अभी आप लेना 2.24 के आसपास। √2 की वैल्यू थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, 2.24
आप ले लें। तो लास्ट पार्ट में मुझे बताओ H प्लस आयन X की वैल्यू कितनी आ रही है? X की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ बेटा अभिराज, तुम्हारी कितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, क्लास में बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चलेगा, ये बहुत क्लियरली समझ लो तुम। समझ में आता है तो अच्छी बात है। कभी ऑफलाइन क्लास में ऐसे जाके बीच में क्लास में बोला कि मैं लेट हो गया, कितनी स्लाइड्स पढ़ाई आपने? कभी गए हो ऐसे? बीच में कोई पढ़ा रहा और बीच में आप तुम इस तरह से कमेंट कर रहे हो? सेंस नहीं है तुम में कॉमन सेंस पढ़ने का, और यही करने चले तुम और जस्टिफाई कर रहे हो। कितनी बार बोला कि पढ़ाते वक्त केवल पढ़ाई की बात करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे अलावा कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। फालतू के कमेंट कर रहे हो, पढ़ने में कोई तुम्हारा ध्यान है नहीं। क्या पढ़ा रहा हूं उसको तुम्हें सुनना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, किसको नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। फालतू की बकवास कर रहे हो। बेटर है कि अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो और इधर उधर की कोई कमेंट मत करो। चलिए तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो थर्ड वाला पार्ट था। फोर्थ पार्ट, तो 10⁻⁻7m, तो HCl तो 100% आयोनाइज होगा, तो इससे तो H प्लस आयन कितने आ जाएंगे? 10⁻⁻7। मान लेते हैं वाटर से कितना है X, तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7 प्लस X। OH आयन कंसंट्रेशन भी X। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, ठीक है, KW इक्वल्स टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन। ये H प्लस आयन, ये OH आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻14। क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7 एक्स माइनस 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस बी, राइट। वैसे प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ ही है कि मोस्टली हम प्लस ही लेते हैं, क्योंकि हमारा x कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये प्लस ही लेना होगा। यहां पर क्या आ गया? बी स्क्वायर 10⁻⁻7 का स्क्वायर 10⁻⁻14 -4ac, तो लेकिन ये माइनस सी की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस और -4ac जो है वो प्लस हो जाएगा। 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10⁻⁻14। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये √5 इंटू 10⁻⁻7, √5 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2.24, 2.24 -1 तो 1.24 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.62 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, 0.62 इंटू 10⁻⁻7। अब आप देखो वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁻7 नहीं आए हैं, 10⁻⁻7 से कम हो गए। क्यों कम हो गए? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो पानी से H प्लस आयन कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा। लेकिन अब हमें क्या बताना है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ये x की वैल्यू आ गई, ये अभी हमने सॉल्व किया है, यहां पर मैंने वापस वो वैल्यू लिख दी, इसके आगे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है हाँ सर यही H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन C प्लस एक्स है,
HCl के कारण 10 की पावर -7, वाटर के कारण इतना कंट्रीब्यूशन, तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 1.62 इंटू 10 की पावर -7। pH निकालनी तो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.62। अब ये डेटा पता होना चाहिए, लॉग की वैल्यू कितनी होगी वो हम नहीं निकाल सकते, तो हाँ कैलकुलेटर या लॉग टेबल से ही पता चल पाएगी। एग्जाम में आएगा तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट फाइनली आंसर आ जाता है 6.78। फाइनली आंसर आ जाता है 6.78। ठीक है जी। तो और नेचुरली अगर आप देखो इस चीज को, अब यहां सोचो क्या क्या गलतियां हो सकती थी। अगर आप वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते तो आपकी पीएच पता कितनी आती? 7। अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते तो पीएच कितनी आती? 7। और सॉल्यूशन आप बोल देते न्यूट्रल है साहब। अरे भाई एसिड डाल रहे हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता। एसिड डाल रहे हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, पीएच तो 7 से कम होनी चाहिए, जो कि यहां पर आ रही है। तो अगर आप वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करते हो तो भी आपका आंसर गलत है। फिर एक और चीज, अगर आप वाटर से H प्लस आयन 10 की पावर -7 लेते हो वो भी गलत है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि वाटर से H प्लस आयन 10 की पावर -7 नहीं 0.62 इंटू 10 की पावर -7 आ रहे हैं। कम क्यों हो गए? क्योंकि वाटर पे क्या लग रहा है? कॉमन आयन। तो ये हमारा फाइनल कह सकते हो आंसर है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि ये 10 की पावर -6 वाली कंडीशन कैसे आई है। ये सब हिट एंड ट्रायल से आई है। ये जो कंडीशन आई कि 10 की पावर -6 से कम हो तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, 10 की पावर -6 के बराबर या ज्यादा हो तो नेग्लेक्ट करना, ये सब हिट एंड ट्रायल से आया है। आप बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस करके देखो, एक बार यहाँ 10 की पावर -6, एक बार 10 की पावर -5, एक बार 10 की पावर -4, एक बार 10 की पावर -8। हर एक केस में आप इस तरह से एक्स निकालो, हर केस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स निकालो, और जो एक्स की वैल्यू आई है उसको फिर कंपेयर करो। कंपेयर करो और देखो कि कब वो नेग्लेक्ट हो सकती, कब नहीं हो सकती। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंसंट्रेशन जो है, अगर C की वैल्यू 10 की पावर -6 से बराबर या उससे ज्यादा है तो x की वैल्यू हमेशा 1% से भी कम आएगी। C के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू बहुत कम होगी तो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उसका लॉजिक दिया कि ये कंडीशन कहां से आई है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। देखो क्या होता है ना, आपको पता है कि एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट एक साथ सारे बता दूंगा तो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। पहले एक चीज दिमाग में फिट हो, एक अच्छी तरह से फिट हो जाएगी, फिर मैं उसमें कुछ और एडिशन भी करूंगा, लेकिन एक साथ नहीं करूंगा। पहले एक चीज दिमाग में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए। ठीक है, किसने कह दिया बेटा लॉग टेबल याद करनी है? मैंने बोला ही नहीं लॉग टेबल याद करनी है, तुम्हारे कान बज रहे हैं बेटा। सुनो वापस जो बोला। चलिए, तो ये तो हो गया कि स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड बेस है, तो आपको दो केसेस क्या है वो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक मोनोप्रोटिक एसिड या बेस। यहां अब इंटरेस्टिंग चीजें आती बेटा। यहां से यूं कह दो कि यानी थोड़ा बहुत हमने सीख लिया है, बट अब ये जो पार्ट है ये यूं कह सकते हो कि इस चैप्टर का बेस है। ये हमें बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि ये चीज अगर हमें समझ में आ गई तो आगे वाला पार्ट जो है बहुत आसान लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो भी वेरिएशन होना है ना वो सब यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि एसिड वीक है या एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो देखो, जिसका अल्फा 1 है वो सब स्ट्रॉन्ग है, जिसका अल्फा लेस देन 1 है वो सब वीक है। ठीक है, अल्फा 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अल्फा लेस देन 1 है तो वो सब वीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर वो तो अल्फा निकालने के बाद पता चलेगा, क्वेश्चन देखते ही कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? तो अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं डेटा के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन होता क्या है,
एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। अब अगर आप वीक एसिड में भी बहुत बड़ी रेंज होती है भाई, सारे वीक एसिड को आप एक ही साथ नहीं रख सकते हो, उनको भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर आपने सभी वीक एसिड को एक ही बास्केट में डाल दिया, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको सॉल्व करने की अप्रोच ही अलग अलग है। तो हमें उनको भी कैटेगराइज करना होगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, बहुत सारे नेता लोग, इवन बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी, पता है, एक बार तो मैंने तो एसिड और बेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स बुक्स के नहीं है, किसी बुक में ये टर्म्स नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो तरीका है, इससे आपको आयनिक बहुत आसान हो जाएगा। आयनिक आपको समझना पढ़ना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर कोई भी एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अभी मैं उनके एग्जाम्पल्स भी दूंगा, डोंट वरी, HCl, HNO3, इन सब का Ka 1 से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में आ जाती है, इनका अल्फा 1 हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिनका Ka 1 से बहुत ज्यादा हो। अब बात आती वीक एसिड, तो मैं वीक एसिड को भाई लोगों तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, वीक एसिड, वेरी वीक एसिड और वेरी वेरी वीक एसिड। ये ध्यान रखना, ये वेरी कहाँ लगाना और वेरी वेरी कहाँ लगाना, ऐसा नहीं मन में आया जितना वेरी 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 चिपकाते, क्योंकि आजकल पहले क्या था, पहले एक वर्ड आया था VIP, फिर एक और VVIP, तो फिर जनता आजकल VVVIP करने आगे लगाते जा रहे हैं। थोड़े सालों बाद मुझे लगेगा कि V की पावर इन्फानाइट IT कर देंगे वो। तो हमारे बहुत ध्यान से लगाना, वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड। अब मतलब कुल मिला के इनका अल्फा लेस देन 1 है, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन अब अल्फा लेस देन 1, तो वीक एसिड मतलब जिनका अल्फा 10⁻², -3, -4, इस तरह से, इस रेंज में, यानी 10⁻- सिंगल डिजिट में, 10⁻- सिंगल, ये किसके डेटा, के ध्यान रखना। एसिड जो होता है उसका हम क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, और बेस को क्या लिखते हैं, Kb। जैसे उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, Kc, तो एसिड के केस में Kc को हम क्या बोलेंगे, Ka। बेस के केस में Kb बोलते हैं, राइट, Ka और Kb। किसी ने लिखा राजेश वेरी वेरी वीक एसिड इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत लिख रहे हो तुम। चलिए, तो वीक एसिड मतलब जिनका Ka 10⁻- सिंगल डिजिट में हो। वेरी वीक एसिड जिनका Ka 10⁻-11, -12, -13, -14, चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 10⁻-15 और लिख सकते हो, यहां तक ही है, यानी आयनिक प्रोडक्ट के आसपास, आयनिक प्रोडक्ट के आसपास। लेकिन वेरी वेरी वीक एसिड जिनका K 10⁻-14 से भी बहुत कम है, मतलब 10⁻-17 ऑनवर्ड्स, 10⁻-17 ऑनवर्ड, इनको हम कहते हैं वेरी वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड। ये इतने वीक है कि नॉर्मली आप इनको एसिड भी नहीं बोलते हो, एसिड भी नहीं बोलते हो। देखो बेटा, बहुतों ने कहा सर 10⁻-10 को कहाँ लेंगे, फिर कोई कह देगा 10⁻-16 को कहाँ लेंगे,
अच्छा एक बताओ, देखें, ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि नॉर्मल कहते हैं किसी का वेट कम होता है, किसी का वेट ज्यादा होता है, नहीं? मान लो एक 16 ईयर का स्टूडेंट है, 16 साल का लड़का है, किसी का वेट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। बताना, देखिए कम वेट किसका है, किसको कम वेट बोलोगे और किसको ज्यादा वेट बोलोगे? देखो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता बेटा, एक रेंज होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि 10⁻⁻10, तो फिर कोई पूछ लेगा 2 × 10⁻10, 3 × 10⁻10। मैं लिखूंगा तो वो ये भी पूछता 2 × 10⁻10 को क्या बोलूंगा सर, 3 × 10⁻10 को क्या बोलूंगा मैं। और दूसरी चीज, फिर मुझे पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कुछ ली 10⁻5 क्यों नहीं, अरे भाई ये लिखा ये लिखा तो 10⁻5 भी होगा। तो ये रेंज मिल रही है, कुछ तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा, रेंज मिल रही है। ये 10⁻2 डिजिट, 10⁻14 के आसपास, या फिर 10⁻17 ऑनवर्ड्स। ठीक है, बॉर्डर लाइन कुछ है तो वो उसके हिसाब से देखा जाएगा, बॉर्डर लाइन है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, है ना? हाँ जी। क्यों भाई? भव्य ने लिखा सर ओवर 70 ओवर वेट और अंडर 45। फिर भैया 47 को क्या बोलोगे तुम? 47 क्यों नहीं लिखा तुमने? 48 क्यों नहीं लिखा भव्य? 49 को क्या बोलूंगा? या 70.1 को क्या बोलूंगा? समझा करो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ बेटा, लोगों। आईआईटीएन बनना है तो कॉमन सेंस हमेशा साथ में होना चाहिए। मैं यहाँ फिजिकल पढ़ूंगा बट कॉमन सेंस कोई नहीं पढ़ाता, कॉमन सेंस खुद का होता है, वो हमेशा साथ में चलना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ कहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। अब कोई जनता हो सर 10⁻5, अरे भाई 10 अच्छा तुम्हें ये लगता है इन दोनों के बीच में केवल 10⁻5 ही एक टर्म है? अच्छा ये बताओ, चलो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में केवल 10⁻⁻ है? किसी ने ये क्यों नहीं पूछा सर 2 × 10⁻⁴ को क्या करूं? अब बताओ, ये भी तो नंबर है इन दोनों के बीच का, ये भी बताओ। फिर कोई पूछेगा 3 × 10⁻⁴, अरे तुम्हारी यही करना तुम लोगों को है, दिमाग को पता नहीं कहीं गिरवी रख के आए हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली अब इस तरह के फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हो। तो वीक एसिड, वेरी वीक एसिड और वेरी वेरी वीक एसिड। अब कहीं पर भी जब वर्ड बोलो ना, कहीं पर भी वर्ड बोलो तो बहुत ढंग से, वीक एसिड है तो वीक एसिड ही बोलोगे, वेरी वीक एसिड है तो वेरी वीक एसिड ही बोलोगे, और वेरी वेरी वीक एसिड है तो ये बोलोगे। अब यहां पर क्या हो गया है कि अब एक वीक एसिड से H+ आयन जो आएंगे वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। एक तो उस वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, यानी वीक या जो भी ये एसिड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा उसका के कितना है, के इस रेंज वाला है या इस रेंज वाला है या इस रेंज वाला है, ये दो फैक्टर मिलके डिसाइड करेंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में केवल कॉन्सेंट्रेशन से ही हमने डिसाइड किया था कि कॉन्सेंट्रेशन 10⁻�6 से कम है तो क्या होगा और उससे ज्यादा है तो क्या होगा। लेकिन यहां पर अब एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन और के मिलके डिसाइड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और के दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। तो अब फिर से पॉइंट तो वही आता है कि कब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है, कब वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ने से पहले, अच्छा एक और चीज चलो बता देता हूं, थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा भी था कि देखो यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख दिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि यही केवल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट कुछ कॉमन से एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। HCl, HNO3, HI, HBr और भी हो सकते हैं, अगर आपको पता तो अच्छी बात है। ये कुछ कॉमन से वीक स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं,
ये कुछ वीक मोनोप्रोटिक, ध्यान रखना ये सब मोनोप्रोटिक के एग्जाम्पल, अभी कोई पॉलीप्रोटिक का एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं मैं आपको। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN, H3PO2 है, ये केवल एक ही H प्लस आयन देता है। H3PO2 भी होता है, H3PO3 भी PO3 भी होता है, H3PO4 भी होता है। ये सब मोनोप्रोटिक है। मोनोहाइड्रोक्सिक वीक बेस के एग्जांपल NH4OH या अमोनिया, कुछ भी लिखो एक ही बात है। पानी में अमोनिया, केवल अमोनिया भी लिख सकते हो या NH4OH भी लिख सकते हो, ये लिखे या ये लिखे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं कभी भी इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। C6H5NH2 एनिलीन, इसको बोला जाता है एनिलीन, इसको बोला जाता है पिरिडीन। तो ये सब वीक बेस हैं, ये वीक एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, बड़ा आसान है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड डिसाइड करना। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का के नहीं गिवन होता है, कभी आपको एसिड HCl का के नहीं गिवन होता है, NaOH का के भी नहीं गिवन होता है। क्यों? क्योंकि 100% आयनोइज हो रहा है, तो उसके लिए के भी की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी का के 10⁵ है तो फिर उस के का डेटा का कोई यूज ही नहीं है। तो यूं भी कह सकते हो जिसका के नहीं दे रखा है, जिसका के भी नहीं दे रखा है वो सब स्ट्रॉन्ग है, जिसका के भी दे रखा है वो तो दिख ही रहा है कि वो वीक है, जिसका के भी नहीं दे रखा है वो सब स्ट्रॉन्ग है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये अच्छी तरह से लिख लेना। अभी आगे इसमें और भी ऐड होंगे, इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, तो थोड़ी जगह छोड़ देना, जैसे आपको लगे यार कुछ और है तो वो भी आप इसमें ऐड करते जाना। आप इसमें एडिशन कर सकते हो अपने लेवल पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। इसमें 3 केसेस हम बनाएंगे। कितने केसेस बनाएंगे? 3। तो पहला क्या है? केस 1। पहला केस क्या है? इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶। ये तो वही है जो पहले से चल रही थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड हो गई, एंड के इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻12। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती है तो आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। दोनों कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए तभी वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यस, याद रखना पड़ेगा बेटा। ये कंडीशंस याद करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं याद करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कंडीशंस याद करो अभी, और ये मत दिमाग लगाना ये कंडीशन कहां से आई है। आम खाने से अभी काम रखो, सीधा सीधा। हाँ, गुठलियां गिनने से अभी कोई मतलब नहीं। जब ये समझ जाओगे ना, इनके क्वेश्चंस होने लगेंगे तो अपने आप भी ये समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशंस कहां से आई, ये भी खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, 50 क्वेश्चन करोगे, ये भी सब समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ लोग बेटा, जिनको मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, उनको बहुत बेसिक्स नहीं पता है, तो क्योंकि वो लगता है कि 13th में आ गए या 12th में आ गए, लेकिन उनको एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, जो 9th-10th में भी पढ़ा दिया जाता है, वो भी नहीं पता होता उनको। 11th-12th में तो अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, क्योंकि 11th में ही चैप्टर में है, ये 11th में पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर है। 9th-10th में भी एसिड बेस आ जाते हैं, लेकिन क्या करो, नहीं पता नहीं भाई साहब कौन से एग्जाम में। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बोर्ड के रिजल्ट्स कितने शानदार होते हैं, बोर्ड वाले पूछते क्या है भाई? नहीं, एनसीईआरटी के बाहर का ही पूछते होंगे, मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी का तो नहीं पूछते, क्योंकि ये सब तो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो वो मुझे लगता है बोर्ड का पेपर जो है ना, बेटा के इंटू ये के है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये के ए इंटू सी हो गया बेटा, दो अलग अलग टर्म्स हैं। ये भी सही कहा श्रेयांश ने, नर्सरी से ही कोरोना था उनके यहाँ पर। मतलब आप ये सोचो, उनको ये भी
मोनोप्रोटिक क्या होता है भाई, ये भी बता दो सर। ठीक है, तो यहां पर तो बड़ा आसान हो गया, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन क्या एसिड तो वीक है भाई, यहाँ एसिड अब 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, एसिड 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो एसिड से कितने H प्लस आयन आएंगे वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही C माइनस एक्स, एक्स और एक्स, या C1 माइनस अल्फा, ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब केवल H प्लस आयन किससे कंसिडर करना है, H प्लस आयन केवल एसिड से, C1 माइनस एक्स, एक्स एक्स, Ka इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन C1 माइनस एक्स, Ka बाई सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁴। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये अब ये तो हमने लिख दिया के, ये एक्स की टर्म में लिख रहा हूं, अल्फा की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, हाँ या ना? क्या अल्फा की टर्म्स में भी लिख सकते हो? बिल्कुल, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब यहां पर भी कैलकुलेशन हो सकता है आसान हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि अगर के बाई सी की वैल्यू 10⁻³ के बराबर या उससे कम है, तो सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, या 1 के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ क्या होता है, सारी कंडीशंस मिक्स हो जाती है। ये है के बाई सी, यहाँ के बाई सी की कंडीशन कहाँ यूज हो रही, सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करना है नहीं करना है। यहाँ कंडीशन क्या है, के इंटू सी, कौन सी कंडीशन कहाँ लगा देते हैं कुछ नहीं पता चलता साहब। वही वाली बात होती है, खाना बनाने गए, किसी ने क्या बोला, शक्कर, शक्कर की जगह तो नमक डाल दिया, नमक की जगह हमने शक्कर डाल दी सर, आप ही ने तो काटा डालना है तो हमने तो कर दिया यहाँ पर सब। बेटा सही जगह पर सही कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, नमक और वही वाली बात है, नमक और शक्कर भी एक जैसी दिखती है, यहां पर भी कंडीशन कुछ ना कुछ एक जैसी दिखती है, ये के इंटू सी है, आगे और भी आएंगे, अभी और भी आएंगे, और ये के। तो एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कंडीशन चेक कर लीजिए, ये कंडीशन चेक कर लीजिए यहां पर कि एक्स नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा, और अगर नेग्लिजिबल है तो ये कर दो। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स नेग्लिजिबल होता है सी के रेस्पेक्ट में, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी जनता पता है ये फॉर्मूला याद कर लेती है, अरे सर बस मुझे तो ये फॉर्मूला याद है। अब कुछ भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, वो देखते भी नहीं कि एक्स नेग्लिजिबल है या नहीं है, डायरेक्ट देखा ये फॉर्मूला लगाया, ये सर मेरा आंसर है। ये गलत हो जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। हमेशा यहां से स्टार्ट करो, चेक करो कि एक्स नेग्लिजिबल है या नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन देता हूं आपको, दो क्वेश्चन है। Find H plus ion concentration and pH. Find H plus ion concentration and pH. दो क्वेश्चन है, पहले तो ये देखो कि क्या वो जो अभी मैंने कंडीशंस बताई ये दोनों उसी कंडीशंस में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है या नहीं है, यहां पर भी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी ज्यादा है, तो यस कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है। फिर के इंटू सी, के इंटू सी जो है
K 10 की पावर -5, कंसंट्रेशन 0.1, तो K इंटू सी 10 की पावर -6, वो भी 10 की पावर -12 से ज्यादा है। यहां पर भी देखें तो K इंटू सी 10 की पावर -10 है, जो कि 10 की पावर -12 से ज्यादा है। मतलब ये दोनों केस 1 के ही क्वेश्चंस हैं, दोनों केस 1 के ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन है, क्यों है वो भी आप करोगे तब समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन में कुछ अलग है, दोनों क्वेश्चन में कुछ अलग है। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भव्य। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। खैर, इस तरह के क्वेश्चन अभी अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत किए हैं। लास्ट ईयर जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जब उन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उन्होंने भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए होंगे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ठीक है, यहाँ बस सब्सटेंस बदल गया, वहां क्या होता है PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, ए कन्वर्टिंग इनटू B प्लस सी। अब ओ ए क्या है, बी क्या है, सी है, वो मैटर नहीं करता है। बट क्वेश्चन इसी तरह के थे, क्वेश्चन इसी तरह के थे, बहुत सारे क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसी तरह के। दो केसेस कैसे बन रहे हैं, एक में आप सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर पा रहे हो, दूसरे में आप सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहां पर हम सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पर हम सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये दो केसेस बने। तो यहां पर तो बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कोई तरीका यहाँ नहीं है। चलिए तो बता देता हूं आंसर। फर्स्ट पार्ट 0.1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, के ए की अभी ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 की पावर -5, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। वैसे पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो ये आंसर एग्जैक्टली आता है 0.995 इंटू 10 की पावर -3। एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर यह आंसर आता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखें तो के बाई सी जो है, ये वही क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद आंसर आया है, जिसको मैं डेफिनेटली 0.995 को मैं 1 लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही आंसर इतनी सारी स्टेप्स के बजाय सीधा सीधा आप यहां से निकाल सकते हो कि ए बाई सी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 जो कि 10 की पावर -3 से कम है, तो x कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू c। तो यहाँ पर हमने c के रेस्पेक्ट यानी 0.1 के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 इक्वल टू 10 की पावर -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -3। आप कह सकते हो यहाँ से भी वो 10 की पावर -3 आ रही है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में। कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। ये ध्यान रखना, ये डिटेल तरीका है, ये अप्रोक्सीमेटेड तरीका है। कंडीशन वही यूज की, के बाई सी वाली कंडीशन जो हमने यूज की, दैट इज के बाई सी, राइट। लेकिन क्या यही अप्रोच सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं? क्या यही अप्रोच सेकंड पार्ट में नहीं कर सकते?
क्यों नहीं कर सकते हैं सेकंड पार्ट में? क्योंकि यहां पर Ka/C की वैल्यू अब के 10 की पावर वही -5 ही है, लेकिन इस बार हमने कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर -5 कर दी, जो कि कितना हो गया 1, विच इज ग्रेटर देन इक्वल, विच इज ग्रेटर देन 10⁻³ -3। तो यहां पर अब आप C के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। C के रेस्पेक्ट में, कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां पर क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ये वैल्यूज पुट कर दी, x² क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया हमने, माइनस बी यानी 10 की पावर -5 माइनस प्लस b², ये वैल्यू किसकी होगी? b² प्लस -4 AC होता है, लेकिन हाँ वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और C की वैल्यू 10 की पावर -10, ये भी 10 की पावर -10, ये भी 10 की पावर -10, तो 5√5 इंटू 10 की पावर -5। अब √5 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 2.24, तो ये x इक्वल्स 2.62 इंटू 10 की पावर -5। हाँ, अब pH निकालनी पड़ेगी, यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो pH के लिए आंसर थोड़ा सा है, तो 6 माइनस लॉग 6.2 ऐसा कुछ है, बस यहीं छोड़ दो, खत्म। एग्जाम में लॉग 6.2 की वैल्यू दे रखी होगी तो पुट कर देंगे, नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आएगा 5 समथिंग कुछ आएगा, 5.2 के आसपास ही कुछ आंसर आएगा। log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, log 6 है तो उसकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगी, मान लो 0.8 है, तो ये 5.2 के आसपास किसी ने लिखा भी है, तो 5.2 के आसपास होगी। बिल्कुल सही लिखा बेटा मैंने, थोड़ा ढंग से देखो, ढंग से देखो। लेकिन अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कौन सी कंडीशन 1? ये वाली कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपको फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, आपको फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो केस 1 यानी वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर दो, और इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है, तो फिर आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, दैट्स इट। उसकी अब कोई कंडीशन ही, तो यहां पर अब आप देख लीजिए, इन रेस्ट ऑल दी केसेस, इन रेस्ट ऑल दी केसेस H+ आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अरे कुछ महान इंसानों, अरे यहाँ 0.62 को मैंने 6.2 लिख दिया, तो इसीलिए 10 की पावर -5 का 10 की पावर -6 हो गया ना भाई, हैं? 10 की पावर यहाँ 6.2 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ क्या लिखा मैंने? थोड़ी तो आंखें खोलो यार, क्यों हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते? पता है इससे इरिटेशन होती है, इससे इरिटेशन जब होती है ना, तो उससे ना बाल झड़ जाते हैं मेरे। तो क्यों मेरे बालों के पीछे पड़े हुए भाई लोगों तुम? थोड़े लेवल के डाउट तो पूछो, हैं? जनता इसी में सर 6 नहीं होगा 5 होगा, 6 नहीं होगा 5 होगा। चलिए, तो अब यहां पर अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर केस 2, केस 2 यानी अब यहां पर वाटर से भी H+ आयन आएंगे, एसिड से भी H+ आयन आएंगे, दोनों से H+ आयन कंसिडर करना होगा। तो एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन भी लिख ली हमने, H+ कन्वर्टिंग इनटू, सॉरी Ha कन्वर्टिंग इनटू H+ प्लस A-, और वाटर के डिसोसिएशन की भी रिएक्शन लिख ली हमने। अब
इसमें से मान लो ये X आयोनाइज हो रहा है, तो एसिड के कारण H प्लस आयन कितने आ गए? X। वाटर से भी H प्लस आयन आ रहे हैं, तो वाटर से कितने आ गए? Y। तो टोटल H प्लस आयन कंटेनर में कितने हो गए? X प्लस वाई। यहां पर भी X प्लस वाई लिखोगे, यहां पर भी X प्लस वाई ही लिखोगे। यहां से ये X आयोनाइज हो रहा है, तो A माइनस की कंसेंट्रेशन X और यहां से OH आयन कंसेंट्रेशन Y। अब क्वेश्चन में आपको K पता है, गिवन होगा, तो K इक्वल्स टू X प्लस वाई इंटू एक्स, ये H प्लस की कंसेंट्रेशन, ये A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राइट। लेकिन अब यहां पर भी मैं आपको बता दूं, ऐसे देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि सर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, एक x और एक y, सॉल्व हो जाएगा। एक x और एक y, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बट नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। यहां पर भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो यहां पर ये एग्जामिनर की हेडेक है कि वो डेटा इस तरह से दे कि कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमेशा यहां पर ये जो K/C होगा, ये लेस देन 10⁻³ होगा, देना पड़ेगा। K/C 10⁻³ से कम होगा। तो हम यहां क्या करेंगे? इस C के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस C के रेस्पेक्ट में x को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। तो ये C इधर चल के मल्टीप्लाई हो गया K इंटू सी, और इधर क्या बचा? x प्लस वाई इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो गई? इक्वेशन 3 में। और अब मैंने यहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दिया। 2 और 3 लिख दो यहां, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, डिवाइड मत करो। इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो x प्लस वाई का इधर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, इधर k इंटू सी प्लस के डब्ल्यू, तो उसका क्या आ गया? स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा h प्लस आयन का। यही फॉर्मूला लगेगा भाई, चाहो तो याद कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। बट हाँ, कैसे आया वो पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। और अगर आप ये करो सर मान लो एक्स नेग्लेक्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, एग्जामिनर भी नहीं कर पाएगा। कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो। क्योंकि बिना कैलकुलेटर, जो अच्छा कैलकुलेटर जो एक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करता है, वही कर पाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? y को किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करें? अगर y को x के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन ही नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि हम तो कह रहे हैं कि वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो x को y या y को x के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, मतलब x और y कंपेरेबल है आपस में, एक x और y को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 10, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, फिर इसमें तो 25 डिग्री सेल्सियस वाला ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो हाँ, वाटर का KW10⁻14 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। KW10⁻14 ही होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं।
लगा दो भाई, लेस देन इक्वल वाला भी साइन लगा दो। अब लेकिन इस पर क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं अभी आपको। अगर अभी इस पर क्वेश्चन दूंगा ना तो बड़ा फटाफट हो जाएगा। मेनली आपको पता है प्रॉब्लम क्या आती है यहां पर अभी जब मैं एक केस ले रहा हूं, समझा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बड़ी आसानी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छा सर ने ये केस समझाया तो क्वेश्चन भी इसी पर आएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट का एग्जाम, इसी कॉन्सेप्ट का जो तरीका वो लगा दो, आंसर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आगे पता क्या होगी, केस 1 है या केस 2 है, ये खुद डिसाइड करना पड़ता है। वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है और समझ में नहीं आया, केस 2 का क्वेश्चन था, केस 1 में कर दिया, केस 1 था, केस 2 में ले जाके कर दिया। इवन बहुतों को तो वीक था, स्ट्रॉन्ग वाला तरीका लगा के कर दिया, यानी वीक एसिड का क्वेश्चन था, स्ट्रॉन्ग वाले को सोच के कर दिया, या स्ट्रॉन्ग था वीक की तरह कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी पहले समझ में आनी चाहिए कि कैटेगरी कौन सी, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वीक एसिड में केस 1 है, वीक एसिड में केस 2 है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन थर्ड केस करवाने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन या लिख दो, चलो काम करो, केस 3 ऐसे लिख दो, केस 3, और उसमें लिखो कैन ए वीक एसिड कैन बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा हर जगह पूरी अप्रोच पता होनी चाहिए, पूरी अप्रोच पता होनी चाहिए दक्ष की कैसे करना है। हाँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए फॉर्मूले भी याद रखने की, लग रहा है कि यार यहां पर तो हमेशा इस फॉर्मूले से काम हो जाता है, तो वो फॉर्मूला भी याद रखना है। डीवी ने कहा सर इतना गलत कोई कैसे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग वीक में भी डिफरेंस ना हो। बेटा अभी तुमने देखा ना कि सर यहाँ 6 आएगा, सर यहाँ 6 आएगा, देखा नहीं तुमने? यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो आप सोचो। और वो एक बार नहीं बोल रहा, 4 बार बोल रहा है। तो जब आप जनता ऐसे हो सकती तो सोच लो तुम। क्वेश्चन क्या है, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड अल्फा ऑफ HA, अल्फा निकालना है HA जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है और Ka की वैल्यू दे रखी है। एक वीक एसिड का अल्फा निकालना है कि अल्फा कितना होगा। कैसे करोगे? HA कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस A माइनस, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, राइट। K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फ K की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, अल्फा निकालो। DIVY लिखा हुआ है, नाम दिव्य है, यानी ए गायब कर दिया तुमने। अल्फा निकालो। अच्छा एक चीज जरूर है यहां पर, क्या वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है क्या? तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ जो कि 10⁻⁶ से ज्यादा है, और Ka इंटू सी की वैल्यू भी देखी जाए तो 10⁻⁷ है। कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है, तो मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने केवल एसिड का कंट्रीब्यूशन लिया है। अभी केवल इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या वीक एसिड को कभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
बताइए, आंसर बताइए। क्या अल्फा 1 से ज्यादा आ सकता है क्या भाई लोगों? क्या अल्फा 1 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता। अल्फा 1 से ज्यादा, मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है। चलिए काम करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊं। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। होमवर्क दे रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डीपीपी 2 आयोनिक की और डीपीपी 3 के सारे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। 1 से लेके 6 तक ये होमवर्क दे रहा हूं। अल्फा 1 होगा। चलिए आंसर दे देता हूं, इसका अल्फा 1 ही है। इसका अल्फा 1 है। बट आंसर बता दिया, कैसे आएगा वो तुम देख लेना। बिल्कुल होता है बेटा अयान। जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में H प्लस और OH आयन हो तभी एसिडिक और बेसिक होता है। मैंने जरूरी नहीं H प्लस और OH आयन हो तभी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक होता है। बट हाँ, हम मोस्टली उन्हीं की बात करते हैं जहाँ H प्लस और OH आयन होता है। चलिए जी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। DPP 2 DPP 3 का ये होमवर्क है। DPP 1 कर चुके हैं। किसी को लेट मिली है तो वो भी कर लेना। ठीक है, बाय बाय।